बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मैम नोट्स कब मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, कब प्रिपेयर हो जाएंगे। तो नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं। और चाहे आप सोल, ड्यू, एनसीआर, इग्नू, आईपी कोई से भी यूनिवर्सिटी के हैं, तो ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बेनिफिट्स है वो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। इजी लैंग्वेज है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है। बिल्कुल आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना उसमें मेन मेन लिखा है। फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे, फ्लो चार्ट से आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। एग्जाम ओरिएंटेड है, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड ही टॉपिक डाले गए हैं, वही क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको वही करने हैं और फालतू क्वेश्चन नहीं करने हैं। 100% पासिंग नोट्स हैं ये। मतलब अगर आपने ये कर लिया, यानी कि जो 59 रुपीज है वो अफोर्डेबल प्राइस है, और अगर आपने खरीद लिए तो आपको लगेगा कि पैसा वसूल है, टोटली पैसा वसूल हो जाएगा आप लोगों का। आपको उसके बाद कोई टेनियर लेने की जरूरत नहीं है, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये नोट्स पढ़ने हैं और आप 100% पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है, सो ये दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फीना टक्कर, और आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक के बारे में। जी हाँ, बिजनेस स्टैटिस्टिक का जो हमारा चैप्टर है वो है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि इसके ऊपर वीडियो जल्दी से जल्दी आ जाए, और बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि हमें इसके अंदर क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं और हमारे एग्जाम में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें कौन सा वाला पढ़ना चाहिए, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है। तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के अंदर हमें 3 लेसन्स दिए गए हैं, और जिसमें से सिर्फ आपको मैं मेन मेन कराने वाली हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वही मैं करवाने वाली हूँ। तो आओ फटाफट स्टार्ट करें। बस आपको वीडियो को सुनना है, अच्छे से समझना है, और एग्जाम में आप लिख कर आ सकते हैं। और जिन्हें लगता है कि उन्हें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में दिक्कत आती है तो वो थ्योरी क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, फॉर्मूला भी लिखेंगे, थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, तो भी आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगी कि प्रोबेबिलिटी हमने चैप्टर काफी बार 8th में, 9th में, 10th में हम पढ़कर आए हैं। और वही सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जिन्होंने पढ़ रखे हैं, अच्छे से समझ रखे हैं, तो उनको ये टॉपिक बहुत इजीली समझ आ जाएंगे। और प्रोबेबिलिटी काफी इजीएस्ट चैप्टर हुआ करता था हमारे मैथ्स के अंदर, बच्चों को बहुत इंटरेस्ट भी आता था, और डेफिनेटली अभी भी आने वाला है। तो प्रोबेबिलिटी इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कंसर्न विद द आउटकम ऑफ द रैंडम इवेंट। यानी प्रोबेबिलिटी क्या है? एक ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? मैथमेटिक्स की ब्रांच है, जो कि कंसर्न करती है, चीजों को बताती है, रैंडम इवेंट आउटकम्स, है ना। It explains the livelihood of occurrence of specific event. Thus, the probability is defined as the degree to which something is likely to occur. The probability that an event will occur range from 0 to 1, where zero जो होता है वो डिनोट करता है हमारे इम्पॉसिबल इवेंट को, जबकि 1 डिनोट करता है सर्टेन इवेंट को। ये ग्राफ्स वगैरह है, बनाना चाहो तो बना सकते हो, बट एज सच कोई जरूरत नहीं है। अगर आप शीट भरना चाहते हो तो आप भर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली है। तो मैं आपको समझा देती हूँ कि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। और प्रोबेबिलिटी में हम लोगों ने कार्ड्स के क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि अगर हम लोगों ने एक एक कॉइन को टॉस करा, तो एक कॉइन को टॉस करने की प्रोबेबिलिटी क्या बनती है? या तो हेड बनेगी, या तो हेड या टेल। यानी कि 50-50 का रेशियो रहता है कि अगर हम ज्यादातर ये जो प्रोबेबिलिटी होती है कहाँ यूज करते हैं, तो हम इसको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों वे में यूज करते हैं। अब वो कैसे करते हैं आपको वही समझना है। तो थ्योरेटिकल तो हम पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, बुक्स में पढ़ रहे हैं, चीजें समझ रहे हैं, लेकिन अगर हमें रियल लाइफ में प्रैक्टिकली ये चीजें करनी होती है तो हम कब करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, दो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कहा कि कल बारिश होएगी, एक ने बोला नहीं होएगी, तो उन्होंने एक कॉइन को टॉस किया, एक ने हेड एक में टेल। ठीक है, तो इस तरीके की जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट को डेली लाइफ से रिलेट करते हैं, तो भी प्रोबेबिलिटी काम आता है। तो मैंने आपको समझाया कि प्रोबेबिलिटी दोनों तरीके से काम करता है ना। तो अगर एक सिक्के को उछाला तो दो प्रोबेबिलिटी बनती है, हेड की और टेल की। अगर मैंने दो कॉइन को टॉस किया तो प्रोबेबिलिटी आप लोगों के सामने है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है, तो ये दो कॉइन को टॉस करने की प्रोबेबिलिटी बनती है, जो कि 4 बनती है, जिसमें हमने काफी सारे क्वेश्चंस करे हुए हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर डाइस के क्वेश्चन भी जो आते हैं हमारे, देखते हैं कि हम आपके सामने है यहाँ पे, कि अगर दो डाई को हम लोग जो है थ्रो करते हैं तो प्रोबेबिलिटी हमारी 36 बनती है। क्यों? क्योंकि एक डाई में 6, दूसरे में 6, 6 × 6 36 हो गया, है ना। तो इस तरीके के होते हैं, और हमने ऐसे क्वेश्चन क्लास 10th में काफी बार कर रखे हैं, काफी सारे कर रखे हैं, जिसमें प्रोबेबिलिटी 1-1 आने की है, कि एक डाई को हमने जो है कहीं ना कहीं थ्रो किया तो दोनों में 1-1 आया, फिर किया तो 1-2,
फिर किया तो 1-3 ऐसे चलती रही, 1 की पूरी सीरीज, फिर सेकंड की पूरी सीरीज, 2-1 2-2 ऐसे, 3 की, फिर 4 की, फिर 5 की, फिर 6 की, इस तरीके से सीरीज चली। और फिर जैसा भी अगर यहाँ से कोई सिंपल क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी का, जो कि रिलेटेड टू कॉइन है या फिर रिलेटेड टू आपका मतलब कॉइन का है, तो भी आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। और आपको अगर आपने इसकी डिफाइन लिख दी और आपने इसके बारे में अच्छे से समझा दिया और यहाँ पर जो आउटकम बनते हैं वो भी समझा दिया, और अगर प्रैक्टिकल आएगा तो भी आप कर पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने काफी बार कर रखे हैं। अगर आप और अच्छे से प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, या फिर आपके पास 10 ईयर है या अदर कोई बुक है, वहां से भी रेडी कर सकते हैं। बट अगर टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजी इन प्रोबेबिलिटी क्या कहता है। सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एनी ऑपरेशन दैट कैन बी रिपीटेड indefinitely, has a well defined collection of possible outcome whose outcome cannot be predicted। आप उस आउटकम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते विद सर्टिनिटी, एंड ईच परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रायल, है ना। ट्रायल में आप कुछ भी देख सकते हैं। मैंने अभी आप लोगों को एक बारिश का एग्जांपल दिया, ठीक है, या फिर कोई बोलता है कि चलो बेट लगाते हैं, या फिर कॉइन टॉस करते हैं, ठीक है, या फिर डाई को रोल करते हैं, कार्ड्स का हो गया, कार्ड्स देखते हैं, पत्ते वगैरह, जो हम लोग पहले बहुत ज्यादा ताश वगैरह खेलते थे, पत्ते वगैरह खेलते थे, 52 कार्ड्स होते हैं ना। तो इस तरीके से था। तो बेसिकली आपको एज सिंपल एज दैट समझना है कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं इसमें दो कंडीशन होते हैं। मोर देन वन पॉसिबल आउटकम जब बैठता है तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर कंसिडर किया जा रहा है। सैंपल स्पेस क्या होता है, तो सैंपल स्पेस जो होता है सिंबलाइज किया गया है एस से। एस इज अ कलेक्शन और सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, मतलब जितने भी पॉसिबल आउटकम होते हैं उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। बहुत सिंपल भाषा में समझा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक डाई को, मैं यहाँ एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, एक डाई को मैंने थ्रो किया, तो इसके अंदर कितने मतलब जो आने की संभावना है वो कितनी है, कितने नंबर्स के आने की संभावना है, मतलब कितने पॉसिबल आउटकम है। तो 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ स्पेस थोड़ा सा कम है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हमारे सैंपल हो जाएंगे, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे शो कर रखा है। तो S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, है ना। तो जितने भी हम लोगों के कलेक्शंस है, मतलब जितने भी पॉसिबल आउटकम है रैंडम एक्सपेरिमेंट के, वो सारे सैंपल स्पेस में कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में आ जाता है कि सैंपल स्पेस क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, अगर आप अच्छे से टॉपिक समझ रहे हैं तो आप डिफरेंस भी कर पाएंगे और अच्छे से समझा भी पाएंगे वहां पर, मतलब एग्जामिनर को। एग्जाम्पल 1 बोला गया, डिटरमाइन द सैंपल स्पेस इफ टू कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, यानी कि दो कॉइन को टॉस करने की जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो आपके सामने हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, और नीचे जो है आपको दे रखा है, नीचे टीटी दे रखा है, ये देखो, ये दे रखा है टेल टेल, है ना। तो सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, आपको बस इतना समझना है कि सैंपल स्पेस का मतलब है जितने भी आउटकम बनेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट के, वो सारे के सारे आपके सैंपल स्पेस में कंसीडर किए जाएंगे, और सैंपल स्पेस को एस से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एस से। क्लियर हो गया। उसके बाद कॉइन को टॉस करा और फिर आपसे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एटलीस्ट 1 हेड तो आना ही चाहिए या 1 टेल तो आना ही चाहिए, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन भी आप इजिली कर पाएंगे, आपने काफी बार कर रखे हैं। इवेंट्स क्या होता है, एन इवेंट रेफर्स टू एन एनी सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम इन अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। इवेंट होता क्या है, इवेंट का मतलब ही यही होता है कि जितने भी पॉसिबल आउटकम का जो सेट है सैंपल स्पेस के अंदर, वो सारे के सारे इवेंट्स कहलाते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। उसमें आप कोई से भी एग्जांपल डाल सकते हैं जो आप डालना चाहें, जैसे कि इवन नंबर रिप्रेजेंट क्या करता है, गेन ऑफ ₹100 टू अ पर्सन, यानी कि इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी हो गई, ऑड नंबर की हो गई, ये सारे एग्जांपल आप डेफिनेटली दे सकते हैं। सिंपल इवेंट और कंपाउंड में क्या अंतर होता है, तो नाम से ही क्लियर है। सिंपल इवेंट बोले तो सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस कंसिस्टिंग ओनली सिंगल सैंपल पॉइंट, यानी कि सिर्फ सिंगल की अगर बात होती है, एक सैंपल की पॉइंट की बात हो रही है। इन अदर वर्ड, सिंगल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का जब सिंगल आउटकम निकलता है, जैसे कि इवेंट गेटिंग 4 फ्रॉम रोलिंग अ डाई, हमने एक डाई को रोल किया और सिर्फ 4 ही आया, तो 4 आने की जो संभावना है, सिर्फ एक ही चीज आई, दैट मीन्स वो सिंपल इवेंट है। अगर मैंने किसी कॉइन को टॉस किया है तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी सिर्फ हेड आया, तो वो भी मेरा सिंपल इवेंट कहलाने वाला है, ठीक है। 52 कार्ड्स का एग्जांपल ले लो, एस ऑफ स्पेड ले लो, किंग ले लो, क्वीन ले लो, जैक ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। कंपाउंड बोले तो कंपाउंड हमारा यहाँ पे है, कंपाउंड इवेंट इज मोर कम्प्लेक्स देन अ सिंपल इवेंट सिंस इट इन्वॉल्व द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वल आउटकम, है ना। तो यानी कि जब मोर कम्प्लेक्स यानी दो से ज्यादा जब प्रोबेबिलिटी बैठती है तो हमारी कंपाउंड इवेंट कंसीडर की जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बोला कि द इवेंट 135 रोलिंग अ डाई, मतलब मैंने बोला कि प्राइम नंबर के आने की संभावना कितनी है, मैं जस्ट खुद से एग्जांपल ले रही हूँ, तो उसमें कितना होता है, जैसे कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक डाई को रोल करने पे हमारे पास जो आउटकम बैठते हैं वो बैठते हैं, जस्ट अ सेकेंड,
सिक्स बैठते हैं, ठीक है, जिसमें से मैंने प्राइम नंबर को चूज करना है। तो क्या करूंगी, एक तो मेरा हो जाएगा 2, जस्ट अ सेकेंड, 2, 3, 5। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि अपने टेबल से जाते हैं और 1 से जाते हैं और किसी टेबल में नहीं जाते हैं। तो 2, 3, 5 ऐसे ही नंबर है जो किसी से नहीं जाते हैं, अपने में जाते हैं और 1 में जाते हैं। तो यानी कि कैसे हुए, तीन तीन नंबर्स हुए, है ना। दैट मीन्स ये क्या है, कंपाउंड इवेंट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है एंड ओवरलैपिंग इवेंट है। इसके लिए आपको वेन डायग्राम्स का थोड़ा सा पता होना चाहिए। जिन्होंने क्लास 11th के अंदर मैथ्स वगैरह पढ़ रखी है और 12th में पढ़ रखी है तो उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, बट जिन्होंने नहीं पढ़ी है उन्हें भी वेन डायग्राम इजीली समझ आ जाएंगे। बट ज्यादा डिफिकल्ट लगे तो आप इसको स्किप आउट कर सकते हैं, बट मैं समझा रही हूँ फिर भी आप लोगों को, जैसा आपको ठीक लगे। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड ओवरलैपिंग इवेंट क्या होता है, टू इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब कहलाते हैं द अकरेंस ऑफ वन इवेंट इज preclude the occurrence of the other. For example, event है employee would be late and the employee would be absent on a particular day, mutually exclusive since both cannot occur simultaneously, है ना। इसमें कोई से भी, आप जरूरी नहीं है कि आपको बुक का ही एग्जांपल डालना है, आप कुछ भी डाल सकते हो। जबकि अगर मैं बात करूं ओवरलैपिंग की, तो ओवरलैपिंग में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा इवेंट जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते तो वो ओवरलैपिंग इवेंट कहलाते हैं। जैसे आप कार्ड का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, या फिर मैंने एक एग्जांपल लिया कि नंबर इज डिविजिबल बाय 5, है ना, देन फॉर ए अकर्स द नंबर इज आइदर 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये सब हो गया, है ना। तो आप जरूरी नहीं है यही एग्जांपल डालें, कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद आता है ये वेन डायग्राम्स वगैरह होते हैं जिसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का बताया गया ए बी अलग अलग है, जबकि ओवरलैपिंग में क्या होता है कि ए और बी है, ठीक है, जिसके अंदर जो ए और बी का कुछ पोर्शन हमारा कॉमन कहला रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें अपने इवेंट की, तो वो आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, राइट, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की बात करूं तो उसमें टू और मोर की बात होती है, यानी कि इवेंट आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री जब कहलाता है व्हेन द सैंपल स्पेस इज पार्टीशनेट इनटू सेगमेंट दैट रिप्रेजेंट द अकरेंस ऑफ इवेंट ए, द सेगमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ ए। यानी कि अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकालना है तो मैं इसको ऐसे कंसीडर करूंगी, मैं आपको बताती हूँ, ए डैश इज इक्वल टू एस माइनस ए, है ना, एस माइनस ए। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का। यानी कि जो हमारा ए है, ए डैश मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री, ए डैश इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए, यानी कि सैंपल स्पेस जो है में सारे के सारे आउटकम्स आते हैं। ये तो आपको पता ही है, सैंपल स्पेस में सब कुछ आता है। जबकि ए डैश क्या है, जिसमें से हमें क्या करना है, सैंपल स्पेस में से जो भी ए हमारे नंबर है उसमें से हटा देंगे, सैंपल स्पेस में से ए हटा देंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स आ जाएंगे, जिसको हम ए डैश से डिनोट करते हैं, राइट। ओके, और जो ए डैश होता है वो पार्ट ए का पार्ट नहीं है, इतनी बात आपको समझ आ जानी चाहिए। उसके बाद आता है इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं ना। तो इंडिपेंडेंट इवेंट की बात करूं तो मैं डिपेंडेंट की बात करूं, ये तो नाम से क्लियर हो रहे हैं। टू इवेंट आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट जब कहलाते हैं जब उनकी जो अकरेंस होती है, वन इवेंट इज नो वे इन्फ्लुएंस द अकरेंस of the other event. For example, we toss six face die and call the event of appearance of even number and the event A and the appearance of odd number as the event B. ठीक है, तो इसमें भी आपको देख सकते हो कि इवन ऑड का ले दिया इन्होंने एग्जांपल यहाँ पर। ठीक है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को आप इतना समझे कि जो चीज किसी पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, तो वो डिपेंडेंट इवेंट कहलाने वाली है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे कुछ असाइनिंग प्रोबेबिलिटी के मेथड्स हैं जो कि 3 होते हैं, क्लासिकल, रिलेटिव एंड सब्जेक्टिव। ठीक है, इसमें बस आपको मेन मेन समझना है। फिर से ये वाले क्वेश्चन है, ये तो इजिली हो जाएंगे क्योंकि मैंने आपको अभी समझा दिया था। क्योंकि जैसे मान लो 6 फेस डाई है, ठीक है, टॉस करा हम लोगों ने, तो एज सिंपल एज दैट कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है, 6 बनती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स हो गए। अब ऑड नंबर चाहिए, ऑड नंबर आपको पता ही है कौन से होते हैं, 3 ही होते हैं। ठीक है, तो ऑड नंबर 3/6 कितना होगा, काट के 1/2 हो गया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वाला पूछा, मोर देन नंबर ग्रेटर देन 2, दो से ज्यादा, तो दो से ज्यादा कौन से होंगे, 3, 4, 5, 6, यानी 4 नंबर हुए, 4/6 दैट इज इक्वल टू 2/3। तो वही जो मैंने आपको ऊपर अच्छे से समझा दिया, जो आप मतलब 10th क्लास से करते आ रहे हैं, वही सारे क्वेश्चन है। ये हमारे कार्ड के क्वेश्चन है। कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम डेक ऑफ द प्लेइंग कार्ड्स ऑफ रेंडम, कि आपने रेंडमली किसी कार्ड को ड्रॉ किया है और फेस कार्ड कितने होंगे, तो आपको पता ही है फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, अच्छे से पता है आप लोगों को। तो फेस कार्ड में आपके 4 जैक हो गए, 4 क्वीन होगी, इस तरीके से होते हैं। टोटल 12 होते हैं फेस कार्ड्स, है ना। तो इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं कि 12/52 इज द आंसर, है ना। तो इसको डिवाइड देंगे, 3/13 आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी काफी बार कर रखे हैं, तो ये सारे तो करवाने पॉसिबल नहीं है, बट हाँ आप इसको देख सकते हैं, इजिली हो जाएंगे। ठीक है,
और उसके बाद एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप ये करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, लेकिन आप लोगों ने क्लास 10th में कौन सा पढ़ा था आप वो भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स ए अकर्स या नंबर ऑफ ट्रायल, है ना। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है एज सिंपल एज दैट, नंबर ऑफ आउटकम डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, है ना। तो ये आप ले सकते हैं। और आउटकम की जगह पे आपका डाई है तो डाई आ जाएगा, और आपका कार्ड्स है तो कार्ड, कॉइन है तो कॉइन, है ना, वो डिपेंड करेगा आपका, है ना। तो इस तरीके से थे। और एक छोटा सा और एक एग्जांपल समझाना चाहूंगी। एग्जांपल क्या, आपने एक चैप्टर पढ़ा था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, है ना। तो अगर पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि उसमें कुछ फैक्टोरियल वाली चीजें थी जो आपको समझ आ गई होंगी। और मैं बस एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, NPR इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन में n-r फैक्टोरियल, है ना। तो कुछ नहीं होता, इसके अंदर एक एग्जांपल दिया गया है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म। देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, बट मैं आपको फिर भी करा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला है जो गिने चुने क्वेश्चन है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको अपनी वीडियोस में बता रखे हैं, तो आपको वही प्रिपरेशन करनी है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी परफॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड गोल। गोल के अंदर 4 लेटर्स होते हैं, एन का मतलब समझ लो, आपको बस एन का मतलब समझ आ गया और आर का मतलब समझ आ गया, फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर आ जाएगा, है ना। तो देखो सबसे पहले मैं अगर बात करूं एन की, तो एन क्या कहता है, तो एन कहता है सबसे पहले हमारा लेटर्स, है ना। जितने भी हमारे पॉसिबल अरेंजमेंट्स होती हैं वो हमारी आर को कंसीडर करती हैं, जबकि जितने टोटल लेटर्स होते हैं वो हमारे एन को डिनोट करते हैं। तो एन पी आर, एन अभी बताया 4 ही है। उसके बाद पी का पी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा है, ये वाला देखो यहाँ पर, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा जूम कर रही हूँ, हाँ अब समझ आएगा। ये वाला फॉर्मूला हम लोगों को पुट करना है और यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो 4 p/4 आ जाएगा, क्योंकि n भी हमारा 4 है और r भी 4 है। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल कितना हो गया, 0 हो गया। 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4, यानी 4 को 0 से डिवाइड देंगे, देन यू विल गेट द 4 फैक्टोरियल, है ना। 0 इज ऑलवेज अ 1, है ना। तो इसमें कंसिडर किया जाता है। तो यही सारे हैं, आगे पैटर्न वाले क्वेश्चन है मैथमेटिक्स में, जितने वर्ड आएंगे तो वही एनपीआर वाला फॉर्मूला आप लोगों को पुट करना है, तो आपका डेफिनेटली आ जाएगा। तो बस यही सब थे। और ये छोटा सा याद रख सकते हैं कि लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, 0 और 1 के बीच में लाई करती है, नेगेटिव कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है ना। और नॉट 1 निकालना होता है, तो आपने ऐसे क्वेश्चंस कर रखे हैं कि बर्थडे अगर आने की जो संभावना है वो अगर 0.9 है तो नहीं आने की कितनी है, या आने की कितनी है ना, इस तरीके के जो क्वेश्चंस है ना। और जिन्होंने क्लास 11th में सेट्स चैप्टर पढ़ रखा है, तो उनको ये सारे काफी सारे रूल्स वगैरह पता होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो वो मैं आप लोगों को एक बार बताना चाहूंगी, तो बहुत इजीएस्ट वे बताऊंगी, ताकि आपको ज्यादा नहीं भी पढ़ेंगे तो भी डेफिनेटली आप लोगों का काम हो पाए। तो सबसे पहले आपको ये चीज समझानी है कि एक ही क्वेश्चन के साथ समझाना चाहूंगी जो कि ज्यादा बेहतरीन होगा हमारे लिए समझना। तो जैसे कि अ, हाँ, एडिशन रूल है हम लोगों का। तो एडिशन रूल है, उसके लिए हमें कुछ यहाँ देखना है रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग, कि जो और होता है उसको हम यूनियन से डिनोट करते हैं। ये इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए कि जो ये और होता है इसको हम यूनियन से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। यानी कि अगर यूनियन निकालना है तो दोनों के जो प्रोबेबिलिटी है ए और बी की, दोनों को प्लस कर दो, देन यू विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, है ना। तो इस तरीके से, चाहे वो कार्ड का है चाहे डिस्क का है, जैसा भी आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है ना। क्वेश्चन बोलता है कि एक बॉक्स है जिसके अंदर 12 डिस्क है, जिसके नंबरिंग दे रखी है 1 to 20, और जो एक डिस्क है वो सिलेक्ट करा गया एट अ रैंडम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑन डिस्क इज डिविजिबल बाय 5 और 7। यानी कि जो हम लोगों को क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, डिविजिबल बाय 5, यानी 1 से लेके 20 तक जो नंबर्स हैं एक बॉक्स में जो पड़े हुए हैं, उसमें से ऐसे नंबर स्टार्ट करने हैं जो कि हमारे 5 से डिविजिबल हैं। तो आपको पता है 5 से डिविजिबल 1 से लेके 20 तक में जो हमारे नंबर्स होते हैं वो कौन से हैं, 5 है, 10 है, 15 है और 20 है। यानी कि टोटल नंबर कितने हो गए, 4 हो गए। तो देखो यहाँ आ गया ना 4 4/20, क्योंकि टोटल नंबर 20 थे, तो दोनों को डिवाइड दिया, देन यू विल गेट नहीं सॉरी, आपका प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है, 4/20 आ रहा है, ठीक है। जबकि हमने इसको अभी डिवाइड नहीं दिया, हम दे सकते हैं इसको डिवाइड, लेकिन आगे और देखते हैं। अब हमें कौन सा नंबर चाहिए, अब हमें चाहिए डिविजिबल बाय 7। 7 से डिविजिबल, एक से बीच के नंबर कौन कौन से होंगे, तो 7 और 14 ही होंगे। 7 और 14 यानी दो नंबर हो गए, तो 2/20 हो गया, है ना, ये वाला। तो दोनों को प्लस किया और उसके बाद डिवाइड दे दिया बाद में। पहले नहीं दिया, पहले भी दे सकते थे इन दोनों को, लेकिन इन्होंने बाद में दे दिया। और यूनियन कैसे निकला कि दोनों को प्लस करना है और फिर उसके बाद आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही सारे रूल्स हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी ए और बी और बोथ निकालना है तो उसका ये फॉर्मूला है, और यूनियन निकालना है तो ये है। बस इसमें दो चीजें याद रखने वाली होती हैं।
वो ये होती है कि यूनियन जो है वो और को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और जो एंड है वो आपका इंटरसेक्शन को डिनोट करता है, ठीक है। बस यही चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, और बाकी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यही सारी चीजें हैं जो आपने बेसिक बेसिक पढ़ रखी हुई हैं, और मैंने वही सारी आपको गो थ्रू करवाया है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। सो ये पूरा होता है आप लोगों का, इसको आप रिवीजन कर सकते हैं, मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। बाकी अगर आपको लगता है कि आपको इतनी बड़ी डिफाइन याद नहीं होती है, तो ये रही आप लोगों की समरी, जो आप इसको पढ़ के जा सकते हैं और डेफिनेटली लिख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या है। एक एक लाइन में काफी अच्छा लिखा हुआ है ये, तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। और सोल के हो, ड्यू के हो, तो यहीं से प्रिपरेशन कर लो, ज्यादा कोई बुक रेफर करने की भी नीड नहीं है। बाकी नोट्स तो जिन्होंने ले लिए हैं उनको भी काफी सारे डायग्राम्स वगैरह वहां से इजी लाइंस मिल गई होंगी, क्योंकि वो कुछ ट्वेल्थ के अकॉर्डिंग भी बनाए गए हैं, हाँ। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो मैं यही बोलूंगी, मैं इसमें आपको बस मेन मेन कराने वाली हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। अगर हम एक एक चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में जानेंगे और हार्ड वर्क करेंगे तो तब तक पेपर निकल जाएगा, हमें स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आओ फटाफट देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहती है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू अ सेट ऑफ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने भी फाइनाइट नंबर्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जो भी होती है वो उनका पूरा सेट्स होता है, जिसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। और कहीं ना कहीं इसके दो जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, एक डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस है ना, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो डिस्क्रीट का अगर हम एग्जांपल देखें तो क्या होता है, नंबर ऑफ वोट्स ऑफ अ कैंडिडेट गेट इन इलेक्शन, की इलेक्शन के अंदर उसको कितने जो वोट है कैंडिडेट से मिले, है ना। अपेयरेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी, है ना, ये हो गया एग्जाम्पल। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं आप बुक वाला ही लिखना चाहें। उसके बाद आते हैं जो सबसे मेन है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या होता है। तो आपको ये समझना है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किसने डिस्कवर किया था, तो वो जेम्स बर्नौली ने किया था इन 1700 टू डील विद द क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट्स, राइट। तो देखो एज सिंपल एज दैट, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, इसमें दो केसेस होते हैं, या तो सक्सेस का या फेलियर का। आप ये सोचो कि आपने सिक्का उछाला, तो उसमें प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, या तो इंसान जीतेगा या हारेगा, उसके बाद तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसको हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं, यानी कि उसके बाद कोई तीसरा ऑप्शन बचेगा ही नहीं, है ना। देखो ईच ट्रायल शेल गिव ओनली टू पॉसिबल आउटकम, सक्सेस और फेलियर। पॉसिबल आउटकम आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, राइट। इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूला क्या मतलब, एक इक्वेशन है, बस वही मेन आपको करनी है, वो समझ लेनी है। अगर आपको ज्यादा याद नहीं होता, ऊपर के तीन चार आप पढ़ सकते हो। और देन आफ्टर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिनोटेड, यानी जो प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेस की डिनोट करने की, वो क्या है, डिनोटेड बाय पी, रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल द ट्रायल, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर डिनोटेड बाय क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी। यानी कि जो फेलियर है उसको डिनोट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्यू से डिनोट होती है, जिसको हम इक्वल टू 1 माइनस पी भी कहते हैं, जबकि जीतने की, सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है उसको पी से डिनोट करते हैं। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय टू पैरामीटर्स होते हैं, एन फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड पी प्रोबेबिलिटी सक्सेस इन ईच ट्रायल। यानी कि मीन की बात करूं, जो म्यू है हमारा ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज एनपी, एंड वेरिएंस क्या होगा, तो वेरिएंस होता है ऐसे उल्टा 9 का स्क्वायर, ये चीजें पहले हम पढ़ चुके हैं, इस एनपी 1 माइनस पी और एनपी क्यू भी। अगर आपको इतना बड़ा याद नहीं हो रहा वेरिएंस, तो आप एनपी क्यू भी लिख सकते हैं, एंड ये लिख सकते हैं। इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, तो द शेप ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एन और पी, एन और पी पे डिपेंड करेगा कि उसका जो क्या कहते हैं शेप है वो किस तरीके का रहने वाला है। ठीक है, इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, बस आओ फटाफट इक्वेशन देखो, और ये आपको मेन हमेशा याद रखनी है, ठीक है। तो देखो एनसीआर है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये रहा एनसीआर, इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ, एनसीआर पी, पी की पावर आर और क्यू एन माइनस आर, है ना। तो इस तरीके से है ये इक्वेशन, जो कि सिंबॉलिकली दिखाई गई है यहाँ पर, और ये आप एग्जाम में लिख सकते हैं। बाकी बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के सक्सेस के बता रखा है, यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो बस इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना जितना समझाया उतना सफिशिएंट है। बाकी क्वेश्चन आप फॉर्मूले के में पुट करके भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक कॉइन है, उसको टॉस किया 8 टाइम्स, तो प्रोबेबिलिटी में क्या क्या आएगा, ऑब्टेन के कौन क्या क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, है ना, क्योंकि 8 टाइम कर रहे हैं हम लोग, तो जीरो भी आ गया इसलिए 7 तक आया, कंफ्यूज मत होना, कहीं सोचो कि 8 क्यों नहीं आया, है ना। तो डिनोट कर रहा है अकरेंस हेड एज सक्सेस बाय पी, पी से डिनोट करते हैं ना, अभी आपको बताया मैंने। तो क्यू किसको करता है, 1 माइनस पी को कंसिडर करता है, 1/8 हो गया, टोटल नंबर कितने हैं, 8 है, बस फॉर्मूले में पुट करना है, वही फॉर्मूला है सेम, बस आपको 8 यहाँ पर, ये भी आप लोगों ने 11th में पढ़ रखी हैं चीजें, और
जिन्होंने पढ़ रखे हैं उनको डेफिनेटली ये छोटे छोटे लॉजिक से समझ आ रहे होंगे क्या है ये। तो वही हमारा फॉर्मूला क्या था अभी, हमारा फॉर्मूला था एनपी एनसीआर, है ना, एनसीआर पी टू द पावर आर एंड क्यू टू द पावर एन माइनस आर, है ना। तो 8C0 लिखा, सबकी जगह पहले पावर 8 आएगा क्योंकि अभी बताया टोटल नंबर 8 थे। उसके बाद ये धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा। PC0, जीरो क्यों आया, जीरो सबसे पहला नंबर था, यहाँ की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, यहाँ की। उसके बाद आता है हम लोगों का 8C1, 8C1 क्योंकि अभी नंबर बढ़ता जाएगा। उसके बाद क्यू भी हमारा घटता जाएगा, ठीक है, ये है। उसके बाद बस कुछ नहीं है, जीरो हेड का निकालना है, वन हेड का निकालना है, टू का, थ्री का, फोर का, ये फॉर्मूले में पुट कर करके इजीली निकल जाएंगे। कुछ नहीं है, बस सिंपल फॉर्मूला है, जिसको फॉर्मूला समझ आ गया हो जाएगा। बाकी सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। देन आफ्टर आता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, ठीक है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, तो देखो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है, नंबर ऑफ ट्रायल जो होते हैं उसमें इनफाइनाइट होते हैं और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है बहुत कम होता है, उसके चांसेस थोड़े कम होते हैं। जैसे मैं बहुत साल पहले की बात करूँ तो BMW गाड़ी बहुत कम लोगों के पास हुआ करती थी, आजकल तो फिर भी देखने को रोड वगैरह पे मिल जाती है। या और भी हम एक्सीडेंट का एग्जांपल ले सकते हैं, पहले लोगों के पास इतने व्हीकल्स नहीं हुआ करते थे। मैं बहुत बहुत ज्यादा पीछे अगर जाऊं तो लोगों के पास इतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी। आजकल तो अगर कोई रिच पर्सन है उसके घर में 4 लोग रह रहे हैं तो चार हो सकता है, 4 गाड़ियां अलग अलग है, 5 है तो 5 हो सकती हैं। लेकिन पहले इतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं थी इस चीज की, है ना। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो चांसेस होता है काफी कम रहता है, राइट। और इसके अंदर जो हमारा मीन और जो वेरिएंस होता है वो बराबर होता है। और जो रेयर केसेस होते हैं बेसिकली इसके, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला है जो कि इक्वेशन है जो हमको अच्छे से समझ लेनी है, जो कि मैं आपको समझा देती हूँ। उसके बाद आपके क्वेश्चंस में गड़बड़ नहीं होगी। देखो लिखा भी है, इन द विंड आर एज्यूम टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिफाइंड फॉर ओनली फॉर द नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, है ना। एंड द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ओनली वन पैरामीटर। और जो इसका सक्सेस का जो एवरेज रेट है वो बेसिकली फॉर एग्जांपल गामा इज कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, है ना, वो ट्रायल टू ट्रायल पे डिपेंड करता है। और मीन और वेरिएंस अभी बताया कि सेम रहता है। सो मैंने आप लोगों को अभी समझा दिया है और बस एक छोटा सा फॉर्मूला देखना है हम लोगों को इसका। तो उसके बाद हमारा सब कुछ इजीली समझ आ जाएगा। ई की पावर माइनस एम, एम आर, आर फैक्टोरियल, है ना। तो ये हमारा जो है फॉर्मूला रहेगा एंड दिस इज द फैक्टोरियल। और हमें ये लगाना है। और मीन और वेरिएंस इसके अंदर इक्वल रहते हैं, एनपी होता है। बाकी आप इसको फॉर्मूले से पुट करेंगे तो डेफिनेटली आ जाएगा, 0 1 2 3 निकालेंगे। ज्यादातर प्रैक्टिकल अगर नहीं अटेम्प्ट करना चाहते तो आप छोड़ सकते हैं उसको। देखो यहाँ लिखा भी है, जो मैंने अभी समझाया वही नीचे आपको समझा रखा है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला वही रहेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सब कुछ आपको फिट करना है और आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है बेसिकली अंदर बेसिकली ये क्या होता है, सिमेट्रिकल, यानी कि जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिमेट्रिकल होता है। स्क्रूनेस इसमें जीरो रहती है, जिसमें मीन मीडियन और मोड इक्वल टू जीरो रहता है ना। इसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और प्रोबेबिलिटी में भी यही कहता है, इफ द पैरामीटर ऑफ म्यू एंड द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द नॉर्मल कर्व इज स्पेसिफाइड एंड द नॉर्मल कर्व इज fully determined, we can draw it obtaining the value of y corresponding to different value of x एप्सिसा, है ना। तो माइनस इन्फिनिटी टू लेके प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। मीन मीडियन मोड वो देखो इक्वली होता है, जो चीज अभी बता दी है मैंने। और नॉर्मल कर्व जो होता है इसकी हाइट जो होती है x इज इक्वल टू म्यू, यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो इसका जो कर्व होता है वो बेल शेप्ड होता है। और ये चीज आपको पता है, और एक्स एक्सिस को भी टच नहीं करता है ये, है ना। और जो इसकी टेल्स होती हैं वही जो मतलब जो कर्व की टेल्स हैं वो टच नहीं करती हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 0। जो हमने कोटोइसिस वाला चैप्टर अगर आपने अच्छे से समझ रखा है तो डेफिनेटली समझ आ जाएगा आप लोगों को, क्योंकि ये वही सारे डायग्राम्स बने हुए हैं। और इतने ज्यादा बना नहीं सकते हो तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कोटोइसिस में भी आपने ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ रखी हैं और इतना ज्यादा डिटेल में जरूरत नहीं है। जितना जितना मैंने आपको बताया ना, अगर आपने उतना भी समझ लिया तो भी सफिशिएंट रहेगा। सो ये है, ठीक है। बस ये भी रीड कर सकते हो, ज्यादा अगर आपको नहीं समझ आ रही हैं चीजें तो भी आपका काम हो जाएगा। तो मैंने आपको प्रोबेबिलिटी पूरा करा दिया है। अगर आपको कोई डाउट आता है, जो जो इम्पोर्टेंट था सब कराया है, बेसिक टू आपका एडवांस जो भी इम्पोर्टेंट था सब करवा दिया है। और मिलते हैं, बस हमारा एक चैप्टर बचा है टाइम सीरीज, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ, वन शॉट देने की ट्राई करूंगी ताकि आप लोग आराम से पास हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।